नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। मुजफ्फरनगर दंगों के आज 8 साल पूरे हुए। शुरुआत आज ही के दिन से हुई थी और उसके बाद भारत की सबसे बड़ी तबाहियों में से एक तबाही हुई। बड़ा रिप्लेसमेंट हुआ, लोग दूसरी जगहों पर गए और आज स्थिति यह है कि हजारों की संख्या में करीब 50,000 से ज्यादा लोग अपने ही मुल्क तो छोड़िए, अपने ही जिले के आसपास दरबदर हैं, शरणार्थी हैं। आज 8 साल पूरे हो चुके हैं। 2 दिन पहले जब मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत हुई तो एक बात यह भी कही जा रही थी कि हिंदू और मुस्लिम जाट एकता हो। हम इन चीजों पर भी बात करेंगे थोड़ी बहुत, लेकिन असल बातचीत हम पिछले 8 सालों में जो त्रासदी झेल रहे हैं परिवार, उन त्रासदियों को लेकर, उनके हक हकूक के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि असल में उन्होंने इस बीच क्या पाया है। जो खोया वो तो हम सब जानते हैं, जो झेला वह जानते हैं, लेकिन न्याय के स्तर पर उन्हें क्या मिला है, वाजिब हक क्या मिला है अब तक, इन तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले बातचीत के लिए रिजवान सैफी हैं। वह भुक्तभोगी हैं, खुद उनके परिवार के लोग उस दंगे में मारे गए थे। वह पीड़ित परिवारों में से एक हैं और हमारे साथ बातचीत के लिए अकरम अख्तर चौधरी हैं, जो इनके अधिकारों को दिलाने के लिए काम करते हैं। वह पेशे से वकील हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है। सबसे पहले बातचीत रिजवान आपसे कि आप बताइए, आप खुद भी पीड़ित परिवार के हैं और आप लगे भी रहते हैं हक हकूक के लिए। क्या स्थितियां हैं 8 साल बाद, आप क्या मानते हैं, क्या मिला है आपको? नमस्कार। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जनज्वार चैनल पे मुझे आमंत्रित किया है, अपनी बात रखने का मौका मिला है। मैं बताना चाहूंगा कि 8 साल बाद भी अगर हम लोगों की कॉलोनियों की हम स्थिति देख, वही की वही स्थिति बनी हुई है, कोई भी बदलाव नहीं आया है। लोगों को एक उम्मीद थी कि कुछ दिनों बाद तो हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। मुझे खुद भी उम्मीद थी कि चलिए दंगा हुआ है, नई नई चीजें हैं, एकदम से सब नहीं हो पाता है, लेकिन 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा, हमें इंसाफ भी मिलेगा और जो हमारे मुख्य धाराओं से जोड़ने का काम है वो भी हमको वहाँ जोड़ा जाएगा। लेकिन 8 साल बाद भी हम अपने आप को वहीं एक रुके हुए हैं। हम कोई भी उन कॉलोनियों में या फिर लोगों में कोई बदलाव नहीं आ पाया है। वही जो 8 साल पहले बिजली की, पानी की, सड़कें की, रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की जो स्थिति खराब थी, वो आज भी लगातार बनी हुई है। अच्छा रिजवान, आप खुद पीड़ित परिवार से हैं। एक बार फिर थोड़ा हालांकि मुश्किल होता है, तकलीफदेह है सब कुछ, लेकिन याद दिलाना भी जरूरी होता है जो आप लोगों के साथ बीता है, जो भुगता है। आखिरकार क्या हुआ था उस रात आप लोगों के साथ और कैसे मतलब शुरुआत हुई थी दंगे की? मैं उस वक्त 16 साल का था, 11th में मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था। जी तो स्कूल में जैसे मेरे क्लासमेट थे, तो दंगे से 3-4 दिन पहले ही, लगभग 1 सितंबर के आसपास की बात है, जी तो एक अलग ही माहौल स्कूल में जो यूथ था, तो उनका बिल्कुल चेंज हो गया। और वही जैसे हम पहले मजाक करते थे आपस में, तो मजाक मजाक में वो सीरियस वाली बातें करने लगे, तुमको मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे। तो हम भी मजाक में उनको उल्टी सीधा बोलते रहते थे। मैंने कहा वही मजाक जो पहले हम करते थे वही चली हुई है। और मोदी को उस वक्त उन्होंने बड़ा हाईलाइट किया। मोदी का उस वक्त मैंने नया नया नाम सुना कि मोदी लाएंगे, उसने गुजरात में लोगों को मारा है, अब यहाँ हम मोदी लाएंगे, तुमको मारेंगे। तो धीरे धीरे वो चीजें देखने को मिली, सुनने को मिली। मतलब जब माहौल बदलता गया तो हमें लगा कि हाँ, वास्तव में कुछ होने वाला है। जी फिर कवाल का सुना कि कवाल में ऐसा ऐसा हो गया। फिर हमारे मेरा जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, जिस इंटर कॉलेज में पढ़ता था, वहीं एक 5 तारीख थी, 5 तारीख की एक महापंचायत रखी गई, जी जिसमें आसपास के लोग बहुत बड़ी तादाद में आए। 5 सितंबर सेक्टर 2013। जी जी, 5 सितंबर 2013 को मेरे इंटर कॉलेज में, जनता इंटर कॉलेज था, मैं उसमें 11th में पढ़ता था, तो उस दिन की स्कूल की छुट्टी भी करा दी गई कॉलेज की। उस दिन की कोई क्लास नहीं चलेगी, कॉलेज बिल्कुल बंद रहेगा। और पंचायत में साफ साफ बोला गया कि कोई भी मुस्लिम इस पंचायत में नहीं भाग लेगा। जी तो उस दौरान जितना डर भय मुझे लगा था जीवन में, मुझे शायद ना कभी लगेगा और ना कभी इतना लगा। मैं अपनी गली से बाहर नहीं निकल पाया। ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि गली के चौराहे पे, दोराहे पे, हर जगह लड़के खड़े, नौजवान खड़े और आपस में पूरी चर्चाएं कर रहे हैं और गाली गलौज भी वो माहौल
शुरू हो गया था। पंचायत में वही भड़काऊ भाषण, पूरा मार पीट, बहन बचाओ बेटी बचाओ, इस तरीके के नारे दिए गए और पंचायत में फैसला लिया गया कि 7 तारीख में जो है इनका फैसला नंगला मंदोड़ की जो पंचायत होगी वहां लिया जाएगा। 6 तारीख की शाम को ही मेरे जो घर के पास में मस्जिद पड़ता था, एक मस्जिद से जैसे एक युवक नमाज पढ़ के बाहर निकल रहा था तो उसको चाकू मार दिया। चाकू मार के वो प्रधान के घर में छिप गया। जैसे कुछ लोग पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आती है तो प्रधान उसको बोल देता है कि वो भाग गया चाकू मार के इसको। यानी पुलिस को देने के बजाय उन्होंने उसको बोल दिया कि वो भाग गया। अगले दिन 7 तारीख में जब सुबह सुबह ऐलान हुआ, उससे एक दिन पहले रात में भी ऐलान हुआ कि 7 तारीख में नंगला मंदोड़ जाना है, पंचायत होगी, तो लोग बहुत बड़ी तादाद में गए। 7 तारीख की दोपहर के आसपास ही वहां से पुलिस आने शुरू हो गए। जो लोग गए हुए थे पंचायत में उनके अपने परिवार वालों के कि यहाँ झगड़ा हो गया, रास्ते में कुछ मारपीट हुई है। तो हमारे जो कुछ मिलने वाले थे, कुछ क्लोज आदमी थे, हमारे एक दो पड़ोसी भी थे, वो आए, उन्होंने बताया कि थोड़ा ऐसे ऐसे वहां से फोन आ रहे हैं, कॉल आ रही है। और वहां वहां प्लान हो गया पूरा कि गांव में पहुंचेंगे, जो जिस गांव में पहुंचेगा जाते वहां पे मारकाट बिल्कुल पूरा करना शुरू कर देंगे। तो प्रधान ने बोला कुछ नहीं होगा, हम यहाँ है और आपकी पूरी सुरक्षा की जाएगी। तो विश्वास था, हमें दिलासा था कि हाँ वास्तव में कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने परिवार में भी प्लान किया कैसे किया जाए, माहौल खराब होता जा रहा है। तो हमारे जो दादा थे और हमारे बड़े ताऊ और बाकी जो बड़े लोग थे बैठे, तो बोला हमने किसका क्या बुरा किया है, कौन हमें कहेगा क्या कहेगा। तो वही उसी दिलासे पे हम वहां टिके रहे। लेकिन जैसे लोग रात को आए वो वापस और पूरी योजना बनाते रहे। और सुबह जैसे पूरा एक गांव के दूसरे कोने पे एक मस्जिद थी, वहां भी तोड़ फोड़ करना शुरू किया। फिर एक हवेली थी, उसमें आग लगाना शुरू किया। जैसे भागना शुरू किया, जो नौजवान लड़के थे या फिर अच्छे स्वस्थ थे वो तो भाग निकले, लेकिन जो वृद्ध थे, ओल्ड एज थे, चल नहीं सकते थे, उनको रास्ते में पकड़ लिया और वही उनके साथ मार पीट और उनको गोली मार दी। फिर तलवार पूरे ले रहे थे, वहां से मारना काटना पूरा शुरू कर दिया। ये आपके उस दौरान परिवार के हुआ। लोगों के साथ भी वारदात हुई थी, मारे गए थे? जी जी, मेरे परिवार से 5 लोग थे। मेरे दादा थे, दादा के और भाई थे, दादी थी, कई पूरे गांव से 13 लोग थे। उसके बाद उनके शवों को जो है जला दिया गया। जलाने के बाद उनको वहां से गायब भी कर दिया गया। ठीक है, बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। बहुत तकलीफ देह है सब कुछ कह पाना। हमारे साथ इन तमाम जो कुछ भी वारदात हुई उसके बाद इनके अधिकारों को दिलाने के लिए, इनके जो भी मुश्किल हालात हैं उसको बेहतर करने के लिए वकील अकरम अख्तर जुड़े रहे इन लोगों से। अकरम हमारे साथ हैं। अकरम, सबसे पहले ये बताइएगा, कहा जाता है कि कोई एक वीडियो वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने के बाद यह आतंक का माहौल बना, दंगा फसाद हुआ, हत्याएं हुई, घरों को जलाया गया। उस वीडियो की जांच आज तक कोई हो पाई? उसका सच कुछ पता चल पाया? क्या था वो वीडियो? नहीं, वीडियो का कोई ऐसा वो नहीं था। वीडियो तो वो आम सोशल मीडिया पे भी था, पहले से था। और उसकी जांच रिपोर्ट जो एसआईटी और जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें वो तो पाया गया वो फेक वीडियो था। उसको लेकर के प्रशासन ने एक मैसेज भी सर्कुलेट किया था कि फेक वीडियो है और इसके भ्रम में ना आया जाए। दंगे के होने के बाद तो वो तो पहले ही नजर में वो फेक वीडियो दिख रहा था। लेकिन मसला ये है कि पूरी जो प्रणाली है, जांच की प्रणाली है, असल इशू ये है कि जो पोग्राम कह लीजिए इसको हम एक ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से प्री प्लान वायलेंस जो होता है, स्टेट की पुलिस मशीनरी उसका किस तरीके से रिस्पॉन्स रहता है या रॉयट्स को टैकल करने का, या किस तरह से वो उसमें शामिल होती है। तो यहाँ मुजफ्फरनगर का दंगा भी कुछ अलग नहीं था, चाहे भागलपुर हो या फिर नेली हो। नेली मासेकर हमने सुना, गुजरात के दंगे हुए, तो मुजफ्फरनगर का दंगा उनसे कुछ संदर्भ में हो सकता है कि थोड़ा सा ये अलग समझा जाता हो कि भाई जाट वर्सेस मुस्लिम, ऐसा भी नहीं था। बहुत सारी जगहों पे ये गांवों में भी सारी जातियां इन्वॉल्व थी दंगे में।
मारपीट में, लूट में सब इन्वॉल्व थे। तो इस तरह की चीजें नहीं थी कि और दंगों से अलग हो। रहा सवाल जो आपने कहा कि वीडियो का, तो वीडियो जिन लोगों ने शेयर की, संगीत सोम उसमें आरोपी थे, और वो जो दंगे की मेन FIR थी, जिसमें भड़काऊ भाषण और ये पूरा दंगा जहां से शुरुआत हुई, उसमें जो FIR थी, उसमें वो बहुत जो नॉमिनल चार्जेस होते हैं, मतलब वो आमतौर पे जो कोई धरना प्रदर्शन हो जाता है उसमें 188 IPC की जो धारा होती है उसमें इतनी लोगों के मामूली चलान हो धाराएं जाते हैं। लगाई गई। वही नहीं, उसमें एक जांच 153 भी थी, उसमें 153A जो दंगा भड़काने की धारा है, कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करने की धारा है, तो वो जांच के स्तर पर वो हटा दी गई। तो और फिर बाद में अगर कहा जाए, अभी जो केस वापस हुआ है, वो जो नगला मडोट की जो पंचायत हुई थी, और उसमें जो लोग भड़काऊ भाषण या जो भी षड्यंत्र जो रचा था पूरा दंगे का, उसमें जो FIR हुई थी, वही केस तो ये अभी वापस हुआ है। तो उसमें जो लोग भी थे, जितने लोग भी थे, वो उनके खिलाफ वही केस वापस किया गया है सरकार के द्वारा। और रहा लगातार सवाल सरकार जो मुकदमे वापस कर रही है, उसको लेकर सरकार के अपने जो नेता, खुद नेता बने फिर मंत्री बन चुके ऐसे लोग भी हैं, लॉजिक क्या कहती है और उससे किस हद तक आप लोग कन्विंस? नहीं, लॉजिक, पहली बात अगर डिटेल में इसमें जाऊं तो दंगे के बहुत सारे केसेस यहाँ दर्ज हुए, 550 के आसपास दंगे के केसेस दर्ज हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हर बार उठता है, ये मुजफ्फरनगर दंगे के का ही मामला नहीं है, ये गुजरात के दंगे हो, भागलपुर हो, या 84 के दंगे हुए हों, तो ये हर दंगों में जांच जो प्रक्रिया होती है उस पे एक हर बार सवाल उठता है। अपने इतिहास से कुछ हासिल नहीं किया है, क्योंकि जो दंगे से प्रभावित होती है, जो भी लोग होते हैं, जो परिवार होते हैं, ज्यादातर क्या होता है कि एक तरह से मार्जिनलाइज कम्युनिटी होती है। रहा सवाल अगर गुजरात की या दूसरी जगहों की बात करें, तो ज्यादा दंगों से जो हताहत होते हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से होते हैं, खासकर मुस्लिम हताहत होते हैं, जो मजदूर या बहुत मतलब कहा जाए कि डेली वेजेस लेबर या पिछड़ी जातियां, बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, तो उनके विरुद्ध ज्यादा होती है। उनकी बात कहीं पे भी राजनीति हो, क्योंकि सपा के टाइम में दंगा हुआ, सपा सरकार ने कुछ कंपनसेशन पॉलिसी बनाई, रिहैबिलिटेशन को किया, और उसमें भी बहुत धांधलियां हुई, बहुत सारे परिवारों को छोड़ दिया। चार फैमिली हैं, उसमें अलग अलग बच्चे हैं, एक को मुआवजा दे दिया और 3 लोग फिर आपस में लड़ रहे हैं। वो ऐसा भी नहीं कि एक अच्छा मकान मिल जाए, अच्छी जगह मिल जाए जहाँ पे वो घर बना ले। तो रिहैबिलिटेशन को लेकर के कई सौ करोड़ हमने खर्च किए, कंपनसेशन दिया, ये सरकार के दावे रहे, लेकिन बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया, बहुत सारे लोग अभी भी किराए पे रह रहे हैं। जो रिजवान ने कहा कि कॉलोनियों की स्थिति अभी तक सही नहीं है। अगर कोई आप दंगा विस्थापित एप्लीकेशन दे देंगे और उसमें लिखा होगा दंगा विस्थापित कॉलोनी या इस तरीके से, सारे लोग नाराज हो जाते हैं कि अभी तक भी दंगा विस्थापित कितने दिन हो गए, क्योंकि दंगा विस्थापित जो घर छोड़ दिया जिन्होंने दंगे के कारण, तो वो तो विस्थापन का शिकार हुआ है, तो वो तो कहा जाएगा। तो इसमें चाहे लीगल जस्टिस की बात हो, चाहे सोशल जस्टिस की बात हो, दंगा जो विस्थापित लोग, जो कम्युनिटी होती है, खासकर इंटरनली डिस्प्लेस्ड फैमिलीज जो होती है ना, उनके रिहैबिलिटेशन या उनके एक तरह से उनके रिसेटलमेंट के लिए दावे बहुत होते हैं। सपा सरकार ने कितने भी किए। हजार लोग हैं ये, और कितने गांव से डिस्प्लेस हैं?
इनकी संख्या कितनी? 50,000 के लमसम। देख, नहीं, शुरू के जो आंकड़े थे वो 75,000 के भी पार थे, लेकिन बहुत सारे गांव में एक अभियान भी चला था शुरू में। कई गांव के लोग आए और उन्होंने बातचीत की, वापस भी गए लोग, तो एक कम्युनिकेशन हुआ। बहुत सारी जगहों पे ऐसा नहीं था कि गंभीर घटनाएं हुई हैं, जहां छुटपुट घटनाएं हुई हैं या लोग डर और भय के कारण भी निकल आए थे, तो लोग वापस भी चले गए अपने गांव। लेकिन कॉलोनियों में जो बसे वो एक बड़ा तबका है। हमने 2016 में एक सर्वे भी किया, एक किताब के रूप में हमने लिविंग अपार्ट हर्षमंदर के साथ उसको डॉक्यूमेंट किया। तो उसमें जो कॉलोनियों में छोटे छोटे गेटोज में जो रह रहे थे वो लगभग 35,000 फैमिलियों के आसपास को ट्रेस कर लिया गया था कॉलोनियों में। लेकिन उसके अलावा जो शहरों में किरायों पे चले गए या अपने जो सक्षम थे, मुजफ्फरनगर शहर में बस गए, बागपत, लोनी, हरियाणा में पानीपत में चले गए, और सोनीपत में बहुत सारे लोग, पंजाब, हिमाचल, तो ऐसे बहुत सारे लोग गांव छोड़ के, जो पहले से उनके कामकाज थोड़े बहुत वहां तेले मजदूरी करते थे, तो वो वहीं कंप्लीटली वहां शिफ्ट हो गए। तो ऐसी संख्या 50,000 टोटल ये है कि चलिए, जो घर और छोड़ भी के इन जानकारियों निकल गए से आपके पास बात करेंगे। थोड़ी बात रिजवान से करते हैं। रिजवान, ये बताइएगा, एक पीड़ित परिवार के होने के नाते और पीड़ित परिवारों को हक दिलाने वाले कार्यकर्ता के भी रूप में, किस तरह की आप लोगों को डिस्क्रिमिनेशन, मतलब वैसे भी मुश्किल है, गरीबी है, पुनर्वास की स्थिति है, फिर भी शहर में क्या स्थितियां झेलनी पड़ती हैं? और जब मैं भी गया था रिपोर्टिंग पर तो स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी, और वो किस तरह की चीजें हैं, और कोई पहल कोई सरकार करती हुई दिखाई देती है? स्थिति तो आप कुछ दिन पहले आप आए थे और आपको मैंने 2-3 जगह विजिट भी कराया था जी। तो आप देख ही चुके हैं। इसमें सरकार की अगर बात करें, सरकार ने इसमें आज तक कोई पहल नहीं की है, चाहे वो सपा सरकार रही हो या फिर ये भारतीय जनता पार्टी आई है। किसी भी सरकार की दंगा विस्थापितों के लिए कोई भी, जो दंगा विस्थापित लोग हैं, कि उनको अलग से कुछ दिया जाए या फिर इनके लिए कुछ सोचा जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या फिर सुरक्षा, या इनको मुख्य धाराओं से जोड़ना, कोई भी एक भी ऐसा काम विस्थापितों के लिए नहीं किया गया है जिससे विस्थापित खुश हो जाए। इसी के साथ अगर विस्थापित कहीं अपने हक और अधिकार मांगने के लिए भी जाता है तो उसको मतलब डांट कर, फटका कर किसी ना किसी तरीके से भगा दिया जाता है या फिर उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है। यहाँ तक कि जो अभी सरकार की योजनाएं संचालित रहती है, जैसा भी मैं रिसेंटली आपको बताऊं, आप ग्रामीण आवास योजना यहाँ पे आई थी, तो जैसे सेक्रेटरी जांच करने के लिए आया, उसको हमने बोला कि यहाँ भी ये दंगा विस्थापित कॉलोनी है, कई सारे परिवार ऐसे हैं जो किराए पे रह रहे हैं या फिर ऐसे है कि जिनके पास प्लॉट है लेकिन घर नहीं बन पाए। तो उन्होंने डायरेक्टली हमें बोला कि हमें जिले से ऑर्डर है कि किसी भी विस्थापित को घर नहीं देना, आवास के लिए कोई भी लाभ नहीं देना। मैंने पूछा क्यों? बोले कि वहां से ये ऑर्डर है कि इन सब लोगों को 5-5 लाख रुपए मिले हुए हैं। तो ये धारणाएं उनके अंदर बन गई है कि 5 लाख, क्या 5-5 लाख रुपए मिले हुए हैं सबको? नहीं, बिल्कुल नहीं मिले हुए हैं, सबको नहीं मिले हुए हैं। जिसको अगर मिला भी है तो वो 5 लाख में अपना घर भी नहीं बना सकता। और फिर वो भी दिक्कत होगी जो अभी अकरम जी बता रहे थे कि एक परिवार है, 5 भाई हैं, एक को मिला, फिर आपस में झगड़ा टंटा भी होता है। बिल्कुल, वो भी लगातार है जी, ये चीजें हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप चूंकि भुक्तभोगी कॉलोनी में रहते हैं, अभी जो किसान आंदोलन हुआ है और किसान आंदोलन की जो महापंचायत हुई, महापंचायत में इस बात को कहा जा रहा है, आंदोलनकारी किसान भी कह रहे हैं कि मुस्लिम और हिंदू एकता, मतलब जाट एकता होगी और जाट और मुस्लिम जाट एक साथ हो जाएंगे और नया भारत या चुनाव में नई स्थिति बनेगी। आपको लगता है कि जो तकलीफ झेली है लोगों ने, तो कोई हिंदू समाज की तरफ से भी कोई पहल, कोई कोशिश कि हमसे अपराध हुआ, गलती हुई, इस तरह की कोई स्थिति दिखाई देती है, या मुस्लिम माफ कर देंगे उनको और फिर एकता हो जाए? देखियो, हिंदू मुस्लिम पहले भी एक था, आज भी एक है और आगे भी हमेशा एक ही रहेगा। ये तो कुछ समय के लिए या कुछ वक्त या कुछ ऐसे टाइम पे कुछ ऐसे सामाजिक तत्व आते हैं जो एकदम से नफरत फैला देते हैं और लोग
उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं और आपस में मारने काटने को पूरा बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। वो वक्त भी ऐसा ही था। गांव में मैं अगर बात करूं, जब हम लोग वहां रहते थे, अगर शादी मेरे घर में है तो शादी का टेंट जो है मेरे पड़ोसी के घर में लगा है, जो जाट लोग थे। शादी का सामान पड़ोसी के घर में रखा है, खाना मेरे दोस्त खिला रहे हैं, वो वक्त था। लेकिन जब दंगा हुआ, दंगे में भी वो लोग सबसे आगे रहे कि मारने में मेरा पड़ोसी मुझे सबसे आगे आया और मेरा सामान लूटने में भी सबसे आगे आया। सुरक्षा देने में भी जो मतलब दोस्त थे वो आ गया, उन्होंने जानकारी दी, बताया आप निकल जाए, माहौल अच्छा नहीं है। एक वो दोस्त था, एक दोस्त वो था कि जो मेरे घर को जलाने आया, मेरे परिवार को मारने आया, घर का सामान लूटने आया, वो भी दोस्त था। तो इससे फिर हम क्या कह दें कि कब इंसान का मन बदल जाए, कब वो क्या कर दे, तो पता ही नहीं चल पाता। ये चीजें रहती है। ठीक है, जाट वर्सेस मुस्लिम के इसको दंगे को नाम दिया गया क्योंकि अहम भूमिका जो इसमें रही वो बिल्कुल जाटों की रही है। निचला जो समाज था, झीवर थे या फिर दलित था या कुम्हार थे, उनको तो फिर लपेटा गया है। उनको या तो जबरदस्ती बुलाया गया, फोर्स किया गया कि आपके साथ चले, या फिर उनको बिल्कुल ऐसे मोबिलाइज किया गया कि उनका माइंड सेट बिल्कुल कर दिया गया कि हाँ, मुस्लिम मेरा बिल्कुल दुश्मन। ये पूरे कैंपेन के तौर पे वहां चला है गाँव में, प्री प्लान हो करके। और जो वीडियो की आप बात कर रहे थे, वो पूरी वीडियो वायरल हुई, वो हर दुकानों पे, चौराहों पे वो पूरी वीडियो चली है। उसमें दिखाया कि कवाल में किस तरीके से हमारे 2 लड़कों को मार करके कितनी बुरी तरीके से भीड़ ने मारा है, और जो यहाँ लोग को भी ऐसे ही मारना है, इनकी बहन बेटियों पे कब्जा करना है, उस तरीके से पूरा माहौल तैयार किया गया। और आज जो लोग पंचायत कर रहे हैं, बड़े बड़े मंच पे जाके बोल रहे हैं कि जाट और मुस्लिम फिर एक होगा, ठीक है, हो जाएगा, लेकिन जाट और मुस्लिम या फिर हिंदू और मुस्लिम को अलग करने वाले भी वही लोग थे। टिकैत परिवार ने ही आज 7 सितंबर को पंचायत किया मुजफ्फरनगर में। उससे पहले भी 7 सितंबर को फिर वो पंचायत हुई थी 2013 में। 7 सितंबर को मुजफ्फरनगर में टिकैत परिवार ने आह्वान किया था उस पंचायत को। और फिर आज फिर ये जो 7 सितंबर में हुआ है, 7 सितंबर 2021, आज फिर वही परिवार पंचायत को वहां लेके गया है। तो जो काम तोड़ने का काम किया वो भी इन लोगों ने किया है, और आज जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। हमने तो कभी तोड़ने का काम किया ही नहीं, ना हम कभी तोड़ना चाहते थे, ना कभी टूटना चाहते थे। हम तो हमेशा जुड़ के साथ चलने वाले लोग थे, और वही लोग आज भी है और हमेशा रहेंगे। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।